चाहे गर्मियों का मौसम हो, बरसात हो या फिर सर्दियां ही क्यों ना हो, घर और परिवार की जिम्मेदारी हमें बखूबी निभानी होती है। मौसम कोई सा भी हो, हमारे काम कभी कम नहीं होते, बल्कि कभी कभार तो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। और कुछ घर के काम ऐसे होते हैं ना, जिन्हें अगर हम घर के कामों की लिस्ट से हटा दें तो जैसे फिर घर में कुछ काम ही नहीं है। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि सुबह सुबह उठना और फिर घर के कामों में लगना बहुत ज़्यादा कष्टदायक है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन कोई नहीं, मौसम आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारे काम उसी स्पीड से चलते रहते हैं। कभी भी मौसम की वजह से हमारे कामों में कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं, या फिर आप बोलो कि दिन छोटा हो जाता है पर काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो उस टाइम ना हम अपनी सहूलियत के अनुसार अपने कामों को 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो वैसे काम होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और जिसे करते वक्त हम काफ़ी इन्जॉय भी करते हैं, काफ़ी मज़ा भी आता है। और सेकंड, कुछ ऐसे काम होते हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं। और थर्ड में वैसे काम आते हैं जो अच्छे तो लगते हैं, लेकिन करने में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी टाइम लगता है। बट हाँ, करो तो भी दिक्कत, ना करो तो भी दिक्कत, ऐसी वाली हालत होती है। फाइनली इन सारी उलझनों के साथ मैंने भी अपने घर के काम करने स्टार्ट कर दिए थे। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैं थोड़ी देर ब्रेक लेती थी, उसके बाद फिर अगेन कामों में लगती थी। लेकिन आज मैंने ना ब्रेक भी नहीं लिया, क्योंकि मैं कुछ टाइम से देख रही थी कि बीच में मैं ब्रेक ले लेती थी ना तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता था घर के काम ख़त्म करने में। रोज़ 12 बजने ही थे। 12 बजे के बाद मैं शावर लेती थी, पूजा करती थी और उसके बाद फिर जाके नाश्ता करती थी। तो नाश्ता करते करते ना 1 बज जा रहे थे। और इतने लेट से नाश्ता करना अपने हेल्थ के प्रति लापरवाही है, क्योंकि मॉर्निंग में भी मैं वैसे कुछ खाती पीती नहीं हूँ, सिर्फ चाय बिस्किट जो सुबह मॉर्निंग में लेती हूँ, और उसके बाद फिर सीधे पूजा करने के बाद ही। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है ना कि जो बीच में मैं ब्रेक लेती थी वो लूँगी ही नहीं, क्योंकि सच में जब मॉर्निंग में उठती हूँ ना तो एक लगातार काम हो जाता है। बच्चों को जब तक स्कूल ना भेजो तो उसके बाद 2 मिनट भी अगर आप बैठो ना तो लगता है कि और थोड़ी देर बैठ जाओ, और वही हो रहा था। सो आज मैंने क्या किया ना, बच्चों को स्कूल के भेजने के बाद सीधे मैं क्लीनिंग वाले काम में लग गई थी। और सुबह सुबह लगभग सभी के घर की हालत कुछ ऐसी ही रहती है। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हमारी पहली ड्यूटी रहती है अपने घर को अच्छे से अरेंज करना, अच्छे से साफ़ सुथरा करना। बाद बाकी काम तो होते ही रहते हैं, खाना हम बना ही लेते हैं, कपड़े धो ही लेते हैं, बर्तन भी धो लेते हैं, लेकिन घर की जो साफ़ सफाई है ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसके लिए चाहे आपने हाउस हेल्पर रखा हो या फिर आप खुद ही कर रहे हो, मैटर यही करता है कि घर को साफ़ सुथरा हम कैसे रखें। जैसे मैंने कहा था ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी को अच्छे हो लगते हैं, किसी को बोरिंग लगते हैं, और किसी को लगता है कि करे या ना करे। तो घर की साफ़ सफाई ना उन्हीं कामों के लिस्ट में आती है। कोई बहुत इन्जॉय होकर इसे करते होंगे, किन्हीं को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता होगा कि क्या डेली घर की साफ़ सफाई, और कोई ना इस उलझन में फंसे होंगे कि करे या ना करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। तो ठीक वैसे ही मुझे घर की साफ़ सफाई करना बहुत पसंद है, लेकिन हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है मुझे घर के काम ख़त्म करने में। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ना, साफ़ सफाई वाला काम आप डेली करो, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा करके। शुरू ना मेरे दिमाग में यही ख्याल आता था कि डेली क्या साफ़ सफाई करना, एक ही दिन में पूरे अपने घर को चमका देती हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका घर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही दिन में अपने पूरे घर को चमका दो। कोई ना कोई ऐसा हिस्सा होता है जो छूट ही जाता है। और जब हम इतने प्रेशर में आकर कोई भी काम करते हैं ना, तो वो बस थकावट भरा होता है और उस काम को करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। और कुछ टाइम के बाद वो बोरिंग होने लगता है, और कुछ टाइम के बाद हमें लगता है कि ये काम हम करें या ना करें, या फिर स्किप कर दें। तो अगर आपको इन सब से बचना है ना, और अपने घर को साफ़ सुथरा भी रखना है, और काम भी ऐसा करना है जिसमें आपको मज़ा आए, तो आप अपने घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग जो भी है आप डेली करो। बस हाँ, अपने मन के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार। ये नहीं कि मेरे पास टाइम कम है और मुझे सारा ही कर देना है, ये नहीं कि मन बिल्कुल भी नहीं है और लेकिन मुझे ये चीज़ करना है। तो उस तरीके से ना आपके कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पाएंगे, और एक टाइम बाद ना आपको सच में इन सारे कामों से आपका मन उठ जाना है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी हैरान परेशान होकर सारे कामों को करती थी, बाद में इतनी ज़्यादा थक दी जाती थी ना कि हालत ख़राब सी हो जाती थी। और उसके बाद फिर कोई कुछ भी बोलता था करने को ना, काफ़ी इरिटेशन लगता था, काफ़ी झल्लाहट होती थी। तो बहुत सारी चीज़ों से मैंने सीखा है ना कि
बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होकर करने से ना कुछ नहीं होगा, बल्कि आप थकोगे। शरीर से तो थकोगे ही, आप मन से भी थकने वाले हो। और उसके बाद कोई भी अगर कुछ भी बोलेगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने वाली है, बहुत ज़्यादा गुस्सा लगने वाला है। आप गौर करना, कई बार घर में जो छोटी मोटी टेंशन भी हो जाती है ना, वो इन्हीं की वजह से भी होती है और कई बार तो बहुत बड़ा रूप भी ले लेती है, क्योंकि आपका मूड ख़राब है। अगर कोई आपको अच्छी बातें भी बोलेगा ना तो वो आपको चुभने वाला है उस वक्त, क्योंकि आप हैरान परेशान हो रखे हो, आप एकदम थक चुके हो। और वो कहते हैं ना कि जब तक खुद पे बीतता है तब तक आपको समझ में नहीं आता है, तो सेम वही चीज़ था। कभी भी शादी से पहले ना घर के कामों से पाला नहीं पड़ा था, क्योंकि हर एक लड़की ना शादी से पहले अपने घर में एकदम प्रिंसेस की तरह ट्रीट की जाती है। तो मेरे साथ भी वही था, मुझे उतने काम करने ही नहीं पड़ते थे। तो जब शादी हुई ना उसके बाद अचानक से इतने सारे काम आंखों के सामने, तो मुझे सच में पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत सारी गलतियाँ की और उन गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा। और शायद इसीलिए आज वो सारे काम जो मुझे कभी किसी समय बहुत ज़्यादा हेडेक लगते थे, लगता था कैसे करूँगी, क्या करूँगी, आज वो सारे काम ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गए। तो घर की क्लीनिंग डस्टिंग मैंने कर ली थी और अभी बचा हुआ था ना ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, पूरा ब्लैक सा हो चुका है। क्या होता है ना, जब हम घर में मॉपिंग करते हैं ना तो जो फ्लोर है वो तो चमक उठता है, लेकिन जो जॉइंट है या फिर जो किनारे किनारे जो रहते हैं ना उसमें पूरा कालापन आ जाता है, सारी गंदगी वहाँ जाके जमा हो जाती है। और जब भी हम मॉपिंग करते हैं ना, हमारा मेन फोकस फ्लोर पे रहता है कि मॉपिंग करने के बाद बस फ्लोर चमक जाना है और उसके बाद बाकी जो आमने सामने चीज़ें रहती है ना उसे हम इग्नोर ही कर देते हैं। तो जब भी किचन में इंटर होती थी ना तब इसे मैं देखती थी तो उस वक्त याद आता था कि हाँ इसे क्लीन करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। लेकिन उसके बाद फिर दिमाग से निकल जाता था। लेकिन आज फाइनली अभी घर की क्लीनिंग डस्टिंग हो गई है, बस मॉपिंग करनी है। तो उससे पहले ना मैंने सोचा इसे मैं क्लीन कर देती हूँ। तो इसे क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है हार्पिक, बहुत अच्छे से क्लीन होता है। बहुत लोगों ने पहले भी मैसेज किया था कि फ्लोर आपका ख़राब हो सकता है क्योंकि ये केमिकल युक्त होता है। जब भी आप हार्पिक से क्लीन करो ना तो जो जॉइंट होते हैं वहाँ अगर आप क्लीन करो, या फिर जो स्केटिंग वाला हिस्सा होता है किनारे में जहाँ जॉइंट होते हैं उसे आप अगर क्लीन कर रहे हो ना, तो जिस पोर्शन को, जिस एरिया को आपको क्लीन करना है ना, तो बस वही हार्पिक डालना। अदर आपको पूरे फ्लोर में हार्पिक नहीं डालना है। तो जहाँ जहाँ बस क्लीनिंग करनी है वहाँ हमें थोड़ा थोड़ा हार्पिक लगाना है, बस उसे 5 मिनट भी नहीं छोड़ना है, बहुत कम समय के लिए छोड़ना है। उसके बाद ब्रश से उसे तुरंत ही अच्छे से स्क्रब कर देना है, क्योंकि कॉर्नर वाला जो स्पेस होता है ना या फिर जो जॉइंट बीच में होती है ना, ब्रश से बहुत अच्छे से क्लीन होता है। स्क्रब से आप शायद करोगे ना तो उतने अच्छे से नहीं होगा, बट ब्रश से बहुत अच्छे से होता है। तो मैंने पूरे अच्छे से ब्रश से क्लीन कर लिया था। उसके बाद चलिए इसे साफ़ करते हैं। तो माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ है ना उसे मैंने थोड़ा सा पानी से भिंगा लिया है और उसके बाद मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सच में ये वाला जो सॉल्यूशन है ना काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जॉइंट में जो भी गंदगी रहती है ना वो तुरंत गायब हो जाती है। मतलब रिजल्ट जो आपको मिलने वाला है ना वो 200% मिलने वाला है। काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और आप देख सकते हो पहले कितना ज़्यादा गंदा लग रहा था, पूरा ब्लैक हो चुका था यहाँ पे, बट अब पूरे अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। और जो शाइनिंग स्टार्टिंग में थी ना वो शाइनिंग वापस से आ चुकी है। तो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके की आप साफ सफाई बीच में करते रहोगे ना तो आपका घर हमेशा चमकेगा एकदम नए जैसा, जैसे आपने अपना घर अभी नया बनाया हो। और यहाँ देखिए ये ऊपर वाला जॉइंट मैंने हल्का स्क्रब किया था और इसे नीचे वाले को बिल्कुल नहीं किया। दोनों में आप अंतर देख सकते हो, ऊपर वाला एकदम हल्का हो चुका है, नीचे वाला थोड़ा ब्लैक है। तो वही होता है कि अगर आप इस तरीके से क्लीन करोगे ना तो रिजल्ट सच में मिलने वाला है। और अब ये जो एरिया है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और एकदम साफ़ लग रहा है। जो मेन ड्यूटी थी घर की क्लीनिंग की वो मैंने ख़त्म कर ली थी और अब बारी थी घर के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से की सफाई करना, और वो है हमारे घर का आंगन। तो इसे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। और वैसे भी आज है वेडनेसडे, बुधवार, और कल है बृहस्पतिवार, माँ लक्ष्मी की फिर से पूजा होनी है घर में। तो आज के दिन आंगन झाड़ू करना तो बनता है, साथ ही साथ अभी दरवाजे पे आप गोबर भी देख रहे होगे रखा हुआ है, उसे भी पूरा लिपना है। तो मैं अपना ये वाला काम ना फटाफट फिनिश करने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो आंगन झाड़ू करने के बाद ना मैं चली गई थी शावर लेने, और अब फाइनली पूजा करने के बाद, नाश्ता करने के बाद अब चलते हैं दोपहर के खाने की तैयारी करने।
तो आज मुझे ना साग खाने का काफ़ी मन कर रहा था और घर में कोई साग अवेलेबल नहीं थी, तो मैं बारी चली गई थी और बारी में लगे हुए थे मेथी की साग। और ठंड के दिनों में ना मेथी साग ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और सच में साग तो वैसे आप कोई भी सीज़न में खाओ हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। लेकिन सर्दियों में ना साग का अपना ही मज़ा रहता है। पता नहीं सर्दियों में साग इतनी टेस्टी क्यों लगती है। सच में सर्दियों में मेथी की साग आप चाहे खाओ या फिर मेथी की रोटियाँ बना लो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। वही अदर सीजन ट्राई करना, मज़ा नहीं आएगा उतना। पता नहीं मुझे सर्दियों में स्पेशली मेथी की साग, मेथी की रोटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी तो फ़िलहाल बनानी है साग, तो चलिए फटाफट इसे छाँटते हैं। वैसे बारीकी है ना तो बहुत ज़्यादा इसे चुनना नहीं है। जब हम मार्केट से लाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बालू रहते हैं साग में, तो आपको बहुत ज़्यादा चुनना पड़ता है, 3-4 पानी धोना भी पड़ता है। लेकिन बारीकी है ना प्योर ऑर्गेनिक, तो बहुत ज़्यादा इसे हमें चुनना भी नहीं पड़ा और सिर्फ 1-2 पानी में इसे धोऊंगी और ये साफ़ हो जाने हैं। लेकिन साग बनाने से पहले ना मैंने डुबकी बैठा के रखी है, उसे देख लेते हैं। तो डुबकी ना हमारे यहाँ की बहुत ही स्पेशल सब्जी है जो बहुत सबको पसंद भी है और बहुत सब शौक से भी खाते हैं, और मेरी तो फेवरेट है। हमारे यहाँ डुबकी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ये रही डुबकी की सब्जी। और ये ना मैंने कढ़ाई में ही आज चावल बैठा दिए थे, क्योंकि जो कुकर है ना उसका ढक्कन पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया है, सीटी नहीं मार रहा। जो बड़ा वाला कुकर है, ये तो 2 लीटर वाला कुकर है, तो इसमें मैंने ना साथ ही आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी बैठा दी थी। क्योंकि जो डुबकी है ना वो बच्चे उतने ज़्यादा पसंद नहीं करते, खाते हैं बट उतने मन से नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना दी थी। मतलब गैस में ना आज मैंने तीनों बर्नर में कुछ ना कुछ चढ़ा के रखा था, इसलिए आज खाना भी फटाफट बन गया है। नहीं तो इंडक्शन में एक एक करते ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने आज ना गैस में फटाफट खाना भी कंप्लीट कर लिया और बस अभी बनानी थी साग। तो डुबकी की सब्ज़ी बनने में ना भी 10 मिनट हैं, तो वो बन जाएगी, उसके बाद फिर साग बैठा दूंगी। और वैसे भी थोड़ी सी साग है, फटाफट हो जानी है, टाइम बिल्कुल नहीं लगना है। तो इस बीच ना मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने दोबारा से स्वेटर डाल लिया है। मुझे अपने वार्डरोब के ये जो किनारे वाला हिस्सा है ना, किनारे वाला पोर्शन है, उसे अच्छे से अरेंज करना था, ऑर्गेनाइज करके सारे कपड़ों को रखना था। और वो मैंने स्पेशल रखा है ना, जो पतले वाले ब्लैंकेट हैं, थ्रो हो गए मेरे, या फिर जो विंटर के कपड़े हो गए उसके लिए, या फिर मेरे जो पर्स हो गए उसके लिए, तो उसे मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना था। तो जितने भी कपड़े थे ना वहाँ, उन सबको मैंने निकाला है और एक एक करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी। लेकिन उससे पहले ना ये प्यारी सी बेडशीट आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैं अभी मार्केट गई थी ना एक दिन पहले, तो ये बेडशीट मुझे बहुत अच्छे रेट में मिली, बहुत अच्छी बेडशीट मिली, एकदम प्योर कॉटन की, और मुझे जैसी चाहिए थी। मुझे ना बेडशीट लाइट कलर की और बैकग्राउंड अगर वाइट हो ना तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मोस्टली जो वाइट कलर की बेडशीट होती है ना, प्रॉपर वाइट नहीं, थोड़ी बहुत वाइट में प्रिंट हो तो चलेगा। मुझे उस तरीके की बेडशीट बहुत पसंद आती है और बेड में भी ना एकदम खिल से जाती है। बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की बेडशीट मुझे नहीं पसंद है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की वजह से मैं ना 1-2 ब्राइट कलर की बेडशीट भी रखती हूँ, ताकि अगर गंदी भी हो ना वो तो पता ना चले। क्योंकि अगर ऐसी वाइट कलर की बेडशीट में बिछा दूँ ना बच्चों के रूम में, तो बहुत जल्दी गंदा करते हैं। और किसी भी कपड़े को ना अगर आप बहुत ज़्यादा धोगे ना, डेली बेसिस पे धोगे ना, तो वो फेड हो ही जाने हैं, चाहे कितने अच्छे क्यों ना हो। तो इस वजह से ना मैं उनके रूम के लिए स्पेशली ब्राइट कलर की बेडशीट ले लेती हूँ। नहीं तो ऐसे मुझे ना इस तरीके की बेडशीट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी फ़िलहाल फटाफट जो ये सारे कपड़े ना विंटर वाले, उन्हें फटाफट अरेंज करती हूँ। और इसमें ना बहुत सारे ऐसे विंटर कपड़े भी घुस गए हैं जो फेडेड हो चुके हैं और जिनका कोई यूज नहीं है, या फिर थोड़े बहुत ना कट छट गए हैं, तो उन सबको भी मुझे छांटना है। और उसके बाद मुझे बनानी है साग। तो मैं ये सारे कामों को निपटाती हूँ और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।